हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ही पेपर आपका आएगा जिस पैटर्न पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे पैटर्न क्या है कि आपका सेक्शन ए है, इसमें एक नंबर क्वेश्चन 1 से लेके 21 तक के प्रश्न होते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं। फिर सेक्शन बी आता है जिसमें आपके 22 से 27 वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 नंबर के होते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन सी जिसमें आपके 28, 29, 30 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर वाले हैं। फिर आपके 31, 32, 33 ये स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं। फिर मैप वाला क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। जो यहाँ पे पैटर्न बताया जा रहा है ऐसे ही पैटर्न पे आपका एग्जाम आएगा, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन भी आ जाएं पेपर में, तो इन सब क्वेश्चन को याद करके जाना क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि ओदोगोई जो ओगोदेई था वो किसका पुत्र था। तो आप सभी जानते हैं, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये चंगेज खान का पुत्र था, ठीक है। तो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंगोलिया कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है मंगोलिया जो है वो एशिया में है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो 1227 में हुई थी, ठीक है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन बेदखल की गई मूल अमेरिकी जनजाति जो थी वो कौन सी थी। तो ये जाति जो थी इसको बोला जाता है चेरोकी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस वर्ष अमेरिगो डी वेस्पुची की यात्रा वृतांत प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब देखो ये नाम थोड़े से अटपटे हैं, याद नहीं होंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये प्रकाशित कब हुआ था, 1507 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अमेरिका में मूल निवासियों की जो जनसंख्या थी इसमें बहुत कमी आई थी। क्यों आई थी भाई, क्या कारण था इसके पीछे। तो इसके पीछे कारण क्या था कि आरक्षण और यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों में उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा, ठीक है। होता क्या था कि इन्होंने क्या करा, उन मूल निवासियों को उनकी जगह से ही निकाल दिया, उनको आरक्षण यानी एक अलग रिजर्व जगह पे रहने के लिए मजबूर किया गया। उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए, इसलिए इनकी संख्या जो थी वो क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने के लिए कहाँ से मजदूर आते थे, कौन से मजदूर होते थे। तो ये चाइनीज होते थे, ठीक है, यानी चीन से लाए जाते थे, चीनी श्रमिक होते थे। अगला क्वेश्चन है कि पुराने नियम में इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था। तो इसमें मेसोपोटामिया क्षेत्र जो है ये महत्वपूर्ण था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्यूनिफॉर्म, ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्यूनिफॉर्म है। क्यूनिफॉर्म जो है किस शब्द से बना है। ऑप्शन में है लैटिन, ग्रीक, चीनी या फिर मायन, ठीक है। तो ये आपका लतनी हो जाएगा, यानी कि लैटिन बोला जाता है इसको। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा जो थी उसका स्थान किसने ले लिया था, अक्कदी ने ले लिया था, ठीक है। अक्कदी भाषा आ गई थी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो ये इटली में हुआ था। इटली के लिए आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है कि प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। ये मैंने आपको दिन में आज कराया था क्वेश्चन, उसमें भी था, ये मैकियावेली थे, ठीक है, मैकियावेली हो जाएंगे इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान विकसित हुए कला के रूप को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है यथार्थवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया है कि उस राजा का नाम आपको बताना है जिसने स्पेन में दास प्रथा पे बैन लगा दिया था, ठीक है। तो दास प्रथा पे किसने बैन लगाया था। तो ये फिलिप ने लगाया था, ठीक है, फिलिप द्वितीय जो हैं इन्होंने लगाया था, यानी कि अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम निम्न में से क्या है। आज के समय में देखें तो ये कहाँ पे आपको दिखेगा मेसोपोटामिया, तो आपको इराक में दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इराक लगाओगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में आए। टेरा न्यूलियस, टेरा न्यूलियस शब्द का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि इसका मतलब होता है जो किसी की नहीं है, यानी कि जो किसी की नहीं है, ठीक है, उसे टेरा न्यूलियस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय क्षमा याचना यानी नेशनल सॉरी डे ये कब मनाया जाता है। तो ये आपका 26 मई हो जाएगा, ठीक है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये यांगसी नदी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी। तो ये चीन से प्रभावित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लापिस लाजुली जो है
ये क्या था, ये एक नीले रंग का पत्थर था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, कहा जाता है कि गिलमेनियस जो थे गिलनेमिस जो थे वो जिस शहर पे उन्होंने शासन किया उसको क्या कहा जाता है, उसको उरुक कहा जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। सेक्शन ए के बाद चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखोगे टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और ये 3 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन जो है वो 6 और मार्क्स जो है 3, यानी कि 18 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो जाएगा। इसमें आप अगर देख पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें आपको चॉइस मिल रही है, यानी कि 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बीच में अथवा कर रखा है, यानी इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां 27वां इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए एक एक करके इनके आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 कि पुनर्जागरण काल में मानवतावाद और यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। तो आप मानवतावाद आपने पढ़ा था कि 15वीं शताब्दी में ये उन अध्यापकों के लिए यूज़ किया जाता था, उन टीचर्स के लिए जो अलंकार, शास्त्र, कविता, हिस्ट्री, फिलोसफी वगैरह पढ़ाया करते थे। ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ है इस शब्द से ये बना हुआ है मानवतावाद, और ऐसे विषय जो धार्मिक ना होकर चर्चा या वाद विवाद से विकसित हुए थे वो सब इसमें पढ़ाए जाते थे। ठीक है, मानवतावाद जो था एक विचारधारा थी जिससे कि बहुत सारे लोग जो थे वो प्रभावित हुए थे, और ये जो लोग मानवतावाद से प्रभावित हुए थे उन्होंने चर्च का विरोध किया था। ठीक है, चर्च का विरोध किया था, चर्च को ये लोग गलत मानते थे। मतलब चर्च को गलत क्या, चर्च के अंदर जो पादरी लोग थे उनको वो कहते थे कि ये लूट खसोट करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में मानव को मानव होने के नाते सम्मान देना, ये मानवतावाद में महत्वपूर्ण माना जाता था। इसी में दूसरा पूछा हुआ है यथार्थवाद। यथार्थवाद का क्या मीनिंग है इसको देखते हैं। यथार्थवाद जो है इसमें शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और इसमें जो चीज़ जिस रूप में होती थी उसको उसी रूप में देखा जाता था, उसी रूप में उसको समझा जाता था, ये यथार्थवाद कहलाता था। इसी में क्वेश्चन नंबर 23 है कि सन यात सेन कौन थे, और उनके सिद्धांतों की विवेचना करनी है आपको, जिसने चीन में गणतंत्र की स्थापना में योगदान दिया। तो सन यात सेन जो है आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, यानी आज के समय का जो चाइना है, आधुनिक जो चाइना है, इसके संस्थापक माने जाते हैं सन यात सेन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई करी थी और ये चाइना के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इनका एक कार्यक्रम था, इसमें इन्होंने 3 सिद्धांत सन मिपन मिनचुई ये दिए थे। इसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादियों को सत्ता से हटाने की बात की गई थी। ठीक है, समाजवाद लाने की बात की गई थी जो कि पूंजी का नियमन करेगा, भू स्वामित्व तो बराबरी लाई जाएगी। कहने का मतलब क्या था कि ये जो सन यात सेन थे ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते थे, समाजवाद को बेहतर मानते थे। ठीक है, और ये चाइना को लेके बहुत चिंतित रहते थे। इनके विचार में कुआमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। ठीक है, और कपड़ा, खाना, घर और परिवहन जैसी सुविधाओं की ये बात करते थे। तो ये सन यात सेन पे क्वेश्चन आ सकता है। आपको याद रखना है कि चाइना के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, विद्वान व्यक्ति रहे हैं, चिकित्सा की पढ़ाई करी है, चाइना की भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, साम्राज्यवादी वगैरह को विरोध करते थे ये। ठीक है, पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध करते थे, समाजवाद को बेहतर मानते थे। इतने सारे पॉइंट बता। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि पहला वर्ग। अब देखो, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति से पहले के अगर हम शासन को देखें तो उसको प्राचीन शासन के नाम से जाना जाता है। इसमें मेनली 3 स्टेट्स होते थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे, आपसे यही तो पूछा ना प्रथम वर्ग की बात करनी है, प्रथम नंबर पे होते थे पादरी। ठीक है, पादरी कह लो, इनको पुजारी वर्ग आप कह सकते हो। ये चर्च वगैरह से संबंधित होते थे। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ग था, यही आपको यहाँ पे बताना था। इसी के बाद एक क्वेश्चन नंबर 25 है। 25वें क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी चंगेज खान की सैनिक उपलब्धि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करके जाना। हो सकता है जैसा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ डिक्टो आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, सेम, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में देखते हैं। देखिए, चंगेज खान जो था इसके पास कुशल घुड़सवार सेना थी। ठीक है, घोड़े पे सवार होके जाते थे, युद्ध लड़ते थे। तीर अंदाजी का अद्भुत कौशल था, यानी इनके पास तीर अंदाज थे जो दूर से ही निशाना लगा देते थे। इनको मौसम की अच्छी जानकारी थी, इनको पता होता था किस मौसम के में युद्ध लड़ा जा सकता है और कौन से मौसम में युद्ध लड़ना सही नहीं है, वो
उसके हिसाब से चलते थे। फिर घेराबंदी की नीति थी, क्योंकि घेराबंदी करके ये मारा करते थे। नेप था, बमबारी की शुरुआत इन्होंने करी थी, ठीक है। इनके पास जो हथियार थे वो हल्के थे, हल्के होने का फ़ायदा ये था आसानी से उसको उठाया जा सकता था, आसानी से उसको उपयोग में लाया जा सकता था। तो ये तो थी इसकी सैनिक उपलब्धि। अब इसी के अथवा में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब भूल जाओ कि आपने ऊपर का क्वेश्चन देखा है, अब आप इस पे ध्यान दो। यास क्या था और इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? तो यास के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि यास जो है प्रारंभिक स्वरूप में यसाक होता था। ये एक नियम संहिता थी। आप ये मान लीजिए कि चंगेज खान ने कुछ रूल्स बनाए हुए थे, इन रूल्स को ही यास कहा जाता था, ठीक है। और ये 1206 में कुर्तलियाई जो समाज था, ठीक है, यहाँ पे लागू किए गए थे। तो क्या था यास? यास का मतलब है कुछ ऐसे रूल्स जो कि चंगेज खान के द्वारा बनाए गए थे। इसमें आगे पूछा हुआ है कि इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? समय के साथ इसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आया। तो अर्थ जो इसका था विधि, विधि का मतलब कानून होता है। इसको आज्ञप्ति यानी आदेश भी कहा जाता, आज्ञा भी कहा जाता है, आदेश भी यानी ऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम थे, और अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास को एक पवित्र नियम का आविष्कार के रूप में देखा जाता था, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि यास जो हैं, जो रूल्स जो हैं, ये पवित्र नियम के रूप में देखे जाते थे। इससे अपनी एक पहचान इनकी बनती थी और विशिष्ट होते थे, सबसे डिफरेंट रहते थे ये। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू किया जाता था, ठीक है। ये अपने पूर्वजों की विधि यानी पूर्वजों के द्वारा बनाए गए कानून के रूप में इसको दिखाते थे और अपनी प्रजा पे लागू करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड रश। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रट के जाना है। गोल्ड रश क्या है? देखिए 1840 में अमेरिका में जो कैलिफोर्निया नामक स्थान है, यहाँ पे सोने के कुछ सबूत मिले थे, ठीक है। ऐसा मिला था, ऐसा कुछ सबूत मिला था कि यहाँ पे गोल्ड है। अब दुनिया में ये बात फैल गई, अब सबको ये पता लग गया कि भाई अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड है। तो इसी को गोल्ड रश, इसी ने गोल्ड रश को जन्म दिया। यानी पूरी दुनिया में एक आपाधापी मच गई। किस बात की? कि लोग, जो यूरोपियन लोग थे, खासकर जो ज़्यादा लालची थे, यूरोपियन ने क्या करा, वो ये चाहते थे कि मतलब रातों रात अमीर बन जाए, तकदीर पलट जाए। मतलब होता ना कि हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो करोड़पति अरबपति हो जाए। तो यही सोचकर लोग अमेरिका आने लगे कि अमेरिका में तो गोल्ड है, हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे गोल्ड रखा होगा, जाएंगे गोल्ड लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा सोच के लोग अमेरिका की तरफ आने लगे, और जो ये रश हुआ इसी को गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया ने दुनिया को लेखन कला दी है, ठीक है। गणित की गणना भी हमें मेसोपोटामिया से ही मिलती है। शहरी जीवन यहीं पे सबसे पहले देखा गया। विद्यालय जैसी संस्थाएं यहाँ पे थी, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व में यहाँ पे बस्तियों का विकास हो चुका था। विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज मिलते हैं यहाँ से, मुहरें मिलती हैं, ठीक है। शहरीकरण का महत्व, व्यापार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दुनिया भर को दी है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और 3 पॉइंट पूछते हैं, तो सबसे पहले आप लेखन कला लिखना, फिर आप गणित की गणनाओं का विकास लिखना और शहरी जीवन लिखना। 3 पॉइंट बहुत है। इसके बाद आपका सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में ना आपके 3 क्वेश्चन है, लेकिन 8 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 8 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। जैसे 28वां क्वेश्चन है, या तो आप ये कर दो या फिर ये कर दो। फिर 29वें क्वेश्चन में आपको कोई चॉइस नहीं है, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। फिर 30वें क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, यानी कि यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, तो आपके लिए अच्छा है। तो आप चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या मतलब है, और ये जो सभ्यता है इसमें शहरीकरण जो था वो किन दशाओं के कारण हुआ था। तो देखते हैं मेसोपोटामिया। देखो यूनानी भाषा का शब्द है मेसोस, इसका मतलब होता है मध्य, और पोटेमस जो शब्द है इसका मतलब है 2 नदियों के मध्य। यानी कि 2 नदियां थी यहाँ पे, एक का नाम था दजला, एक का नाम था फरात, और इन 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था इसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है, ठीक है। अब इसके शहरीकरण के कारण देखते हैं। यहाँ पे क्या था, समृद्ध खाद्य संसाधन, उन्नत व्यापार था, यानी खाद्य संसाधन सब कुछ अच्छा था, व्यापार सही था। यहाँ पे श्रम विभाजन भी था, ठीक है, विशिष्टीकरण, और कुशल परिवहन व्यवस्था थी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधाएं थी। लेखन कला का यहाँ पे विकास हुआ, सामाजिक संगठन थे। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से शहरीकरण यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। वापस से आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं इसको इरेज करता हूँ। मेसोपोटामिया तो हमने कर लिया, इसी में ऑप्शन में दे रखा है मंदिर जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग थे। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं।
तो हम कहेंगे बिल्कुल मंदिर जो थे वो मेसोपोटामिया का अभिन्न अंग थे, क्योंकि कुछ प्राचीन शहर जो हैं वो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। यानी मेसोपोटामिया में मान लो ये मंदिर है, तो इस मंदिर के चारों ओर कुछ शहर विकसित हुए, ठीक है। तो मंदिर यहाँ पे महत्वपूर्ण होते थे। फिर सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर है वो एक छोटा सा देवालय था और कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर जो होते थे वो क्या होते थे, देवी देवताओं का निवास स्थान माने जाते थे, यानी कि देवी देवताओं का घर माने जाते थे। यहाँ पे जो देवी देवता जैसे उर हो गए, जो चंद्र देवता थे, इन्नाना हो गई जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, इनकी मूर्तियां वगैरह रखी जाती थी। कुछ प्रारंभिक जो शुरू शुरू के मंदिर थे वो आम घरों जैसे होते थे, क्योंकि भाई उसे भी देवता का घर ही मानते थे, इसलिए वो सिंपल ही होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, क्योंकि भाई लोग पूजा तो देवता की करेंगे ना, तो लोग देवी देवताओं के लिए अनाज लेके आते थे, ठीक है, दही लेके आते थे, मछली वगैरह लाते थे, उनको अपना आराध्य मानते थे, ठीक है, अपना स्वामी मानते थे, अपने पशुधन का स्वामी मानते थे। और मंदिर जो थे धीरे धीरे आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि यहाँ से व्यापार वगैरह भी होने लगा। तो मंदिर केवल मंदिर धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे, आप ये भी बता सकते हो। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। 29वें क्वेश्चन में आपको कोई चॉइस नहीं दे रखी थी, ठीक है। अगर आप 29वां क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं मिली, आपको यही करना है। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसे इसको समाप्त किया गया, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, दक्षिण क्षेत्र की जलवायु की स्थिति जो है वो बहुत गर्म थी। यूरोपीय लोग जो थे वो बाहर काम करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि यूरोपीय लोग जो थे वो एक ठंडी जलवायु में रहने वाले लोग थे, ठीक है। तो वो बाहर नहीं टिक सकते थे। उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था दासों को श्रमिकों के रूप में नियुक्त करना, ठीक है। वो क्या करते थे, दासों को मजदूर बनाते थे, उनसे काम करवाते थे। तो दक्षिण अमेरिकी उपनिवेश के मूल निवासी जिनको गुलाम बनाया गया था वो बड़ी संख्या में मारे गए थे, क्योंकि बागान मालिक जो थे वो अफ्रीका में दास खरीदते थे, उनसे काम करवाते थे, जबरन उनसे काम करवाते थे, बलपूर्वक काम करवाते थे। कई बार वो दास मर भी जाते थे, ठीक है। इसी फिर बाद में क्या होता है, दास व्यापार पे बैन लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में रहने वाले जो अफ्रीकी गुलाम थे वो तो गुलाम ही बने रहे ना, बैन लग गया, लेकिन जो गुलाम पहले से हैं वो तो रहे। फिर उत्तर की अर्थव्यवस्था दक्षिण से बिल्कुल अलग होती थी, क्योंकि अमेरिका के जो उत्तरी राज्य थे उसने तो इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी थी, यानी उत्तरी अमेरिका में। लेकिन जो दक्षिणी राज्य थे जिसे जहाँ पे इसको ख़त्म करने में लोगों का वो इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा था, इससे दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 4 साल तक यानी 1861 से 65 तक चलता रहा। इस युद्ध में उत्तरी राज्य जो थे वो जीत गए, इसलिए गुलामी की संस्था जो थी, ये गुलामी व्यवस्था जो थी, इसको ख़त्म करना पड़ा। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने गुलामी उन्मूलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और ये कानून बना दिया कि गुलामी पूरी तरीके से, गुलाम व्यवस्था, दास प्रथा जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण तथा इटली के जो मानवतावादी संस्कृति है उसमें तेजी से प्रसार में जो मुद्रण है यानी प्रिंटिंग है उसकी भूमिका आपको बतानी है। तो आप देखो, पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म होना या फिर से जागना। यानी 14वीं-15वीं शताब्दी में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे बहुत तेजी से, जो सबसे पहले इटली में देखे गए थे, इसी को पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है, ठीक है। फिर बाद में प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब छपाई तकनीक आई, किताबें छपनी लगी, तो किताबें तेजी से फैलने लगी। अब किताबों से क्या फैलने लगा, ज्ञान फैलने लगा तेजी से। जो क्लासिकी ग्रंथ थे, उनके जो प्राचीन ग्रंथ थे, उसको आम लोगों तक वो विचार पहुँचे, लोगों ने उसको पढ़ा, समझा, तो लोगों का तर्क करने का कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला उनके सामने। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पुनर्जागरण में ना जो मुद्रण तकनीक है या जो प्रिंटिंग है उसका बहुत तेजी से असर हुआ और लोगों में ये फैला भी। इसके बाद इसी के ऑप्शन में आपके क्वेश्चन होगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 वापस देख लेते हैं। यस, तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ये पुनर्जागरण वाला हो गया, इसके ऑप्शन में दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, ये जापान का है। तो चलिए इसको देखते हैं। 1870 के दशक में जापान में जो स्कूल सिस्टम था उसमें और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए। तो सबसे पहले स्कूल में देखते हैं, स्कूल में इन्होंने क्या बदलाव करा। इन्होंने क्या करा कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया, यानी सभी को पढ़ाई करनी है। फिर पढ़ाई की फीस बहुत कम करना, आधुनिक विचारों पे जोर देना, यानी कि फीस कम कर दी जाएगी और लोग अपने जो मॉडर्न विचार हैं उस पर जोर देंगे, ठीक है। फिर राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया, यानी ये जो लोग थे ये अपने देश के प्रति निष्ठावान होना, देश के लिए जान तक दे देना, इस तरीके की बातें करते थे और अपने खुद के इतिहास को पढ़ने पे बल दे रहे थे। किताबों के चयन और टीचर की ट्रेनिंग पे भी इनका पूरा
पूरा कंट्रोल था, माता पिता के प्रति सम्मान हो, राष्ट्र के प्रति वफादारी हो, लोगों के अंदर मतलब ऐसे गुण डाले जा रहे थे जिससे वो देश के लिए अच्छे नागरिक बन सके। तो ये बहुत अच्छी बात थी, स्कूल एजुकेशन में ये सब हुआ। ठीक है, इसी के आगे और पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए। तो देखो, पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। यानी जो पुराने गांव थे, जो पुरानी क्षेत्रीय बॉर्डर थे, सीमाएं थी, उसको बदल के नया एक पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त इन्होंने टैक्स की व्यवस्था कराई, ताकि उनको टैक्स मिलेगा तो वो स्कूल खोल पाएंगे, स्कूल हॉस्पिटल खोल पाएंगे। ठीक है, 20 साल से अधिक आयु के जो युवक थे उनको कंपलसरी कर दिया कि आप कुछ समय तक आपको सेना में रहना। अब जब वो सेना में रहेंगे तो देश से प्रेम जगेगा, राष्ट्रवाद जगेगा, देश के प्रति समर्पण की भावना आएगी। ठीक है, फिर आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया और सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई, कोई भी गलत चीज़ पब्लिश नहीं हो सकती है। नौकरशाही और सेना सीधा सम्राट के अधीन रखा गया, जिसके कारण जापान में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिले। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेक्शन सी। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या होता है, आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके अभी देखो, बिल्कुल अभी आजकल में ही वीडियो डाली है मैंने, उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, वहाँ पे आपको कई सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपके 4+4+4 यानी कि 4 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, 31, 32, 33। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं एक बार। पैसेज को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। थॉमस जेफरसन कौन थे, थॉमस जेफरसन क्यों जाने जाते हैं और मूल अमेरिकियों के बारे में उनके क्या विचार थे। तो इसका आंसर देखते हैं। ये अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे, मूल निवासियों के प्रति अपने विचारों के कारण ये जाने जाते हैं, और इनके मूल निवासियों के बारे में क्या विचार थे, ये इनको अभागी नस्ल कहते थे, जिसको सभ्य बनाने के लिए उन्मूलन औचित्य को सही ठहराया। यानी कि ये एक बेकार नस्ल है, इसको ठीक बनाने के लिए इनका अत्याचार भी किया जा सकता है, इसकी प्रताड़ना भी की जा सकती है, ऐसा मानते थे ये। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें आपके सामने ये पूरा एक पैसेज है, इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभिन्न लेखकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो लिपि है वो कौन सी थी, आपको ये बतानी है। फिर महिलाओं की स्वतंत्रता को क्या दर्शाता है। फिर हियान दरबार की काल्पनिक डायरी किसने लिखी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तो इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहला आंसर है आपका कि महिला लेखकों ने जापानी लिपि में लिखा, जबकि जो पुरुष लेखक थे उन्होंने चाइनीज लिपि में लिखा। ठीक है, और चीनी लिपि का जो प्रयोग है वो शिक्षा और प्रशासन के कार्यों में भी किया जाता था। ठीक है, तो लिपि कौन कौन सी यूज की जाती थी, जापानी और चीनी। ठीक है, ये याद रखना था। फिर महिलाओं की स्वतंत्रता क्या दर्शाता है, अपने पति को चुनने और अपनी जीवन जीने के अधिकार जो है वो महिलाओं की स्वतंत्रता को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा है कि हियान दरबार की जो काल्पनिक डायरी है वो किसने लिखी थी, तो ये मुरासाकी शिकुबुई ने लिखी थी। ठीक है, मुरासाकी शिकुबुई, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आंसर। फिर इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गजन खान कौन थे। ये आप पढ़ते रहना। ठीक है, गजन खान कौन थे और गजन खान के द्वारा कृषकों का पक्ष लेने का क्या कारण था। रशीदुद्दीन कौन थे। तो इसके आंसर को देखते हैं। गजन खान जो था ये इस्लाम में परिवर्तित होने वाला पहला द्वितीय खानिद शासक था। ठीक है, और महान मंगोल साम्राज्य चंगेज खान उसका दादा था, यानी चंगेज खान का ये एक तरह से पोता था और इस्लाम में ये परिवर्तित हो गया था। ठीक है, आप ये मत सोचना कि चंगेज खान मुस्लिम था, खान से आप इसको मुस्लिम मत समझना। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, उनका एक अलग ही कबीलियाई धर्म होता था। ठीक है, ये मुस्लिम नहीं थे, बाद के इसमें कुछ कन्वर्ट हुए तो वो मुस्लिम हो गए, लेकिन वो नहीं था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने का क्या कारण था। तो गजन खान के भाषण में 2 बातों का चित्रण है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वह उन किसान वर्ग के खिलाफ थे जो विद्रोह के पक्ष में थे। ठीक है, यानी जो विद्रोह को सही मानते थे उन किसानों के खिलाफ था, और वह उन किसान वर्ग के पक्ष में था जो विद्रोह के खिलाफ थे, यानी जो मेहनती किसान थे उनका ये सपोर्ट करता था, और जो धरना प्रदर्शन वाले किसान थे उनका ये सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, यानी कि जो विद्रोह वगैरह करते थे उसका ये सपोर्ट नहीं करता था। फिर तीसरा है कि रशुद्दीन कौन था, ये गजन खान का वजीर था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन डी। इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन आता है, इसमें आपका मैप वाला क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया का मैप दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। आपसे पूछा हुआ है कि ये जो 1, 2, 3 दे रखा है आपको ये पहचानना है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगला क्वेश्चन भी पढ़ो एक बार आप।
ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया 1 2 3 को पहचानो। इसके अगला क्वेश्चन भी है कि सिडनी और कैनबरा को भी आपको दर्शाना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या होगा। यहाँ पे होगा डार्विन, ठीक है, पहले नंबर पे होगा डार्विन। दूसरे नंबर पे होगा पर्थ, ये मैंने आपको मैप वाली वीडियो में आज ही बताया था। तीसरे नंबर पे इस जगह पे क्या आता है, इस जगह पे आता है एडिलेड। ठीक है, यहाँ पे एडिलेड है। और आपसे ये पूछा हुआ है कि बताइए सिडनी और कैनबरा कहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको आज ही वाले मैप में बताया था। यहाँ पे ऊपर सिडनी और यहाँ पे कैनबरा है। ठीक है, आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये है सिडनी और ये है कैनबरा। ठीक है, तो ये आपका मैप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका 11th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये कवर हो जाता है। और इन सारे क्वेश्चन को याद करके जाना, हो सकता है कई क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।